Hello students, this is Abdul Wajid Haidar. I am chemistry faculty, having experience of teaching here in Narayana IIT, JEE Academy, Surat, Hyderabad, Bangalore, New Delhi, and Dubai campus also. Other than this Narayana, I work here in base Bangalore, I vision classes Patna, and career launcher brilliant tutorial there in Dubai. आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, इट इज अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो देखिए, आप केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे या कोई सी भी साइंस स्टार्ट करेंगे या कुछ भी स्टार्ट करेंगे साइंस के अलावा, तो दुनिया की जितनी चीजें हैं, वेदर इट इज लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग, व्हाटएवर इट इज, एवरीथिंग इज मेड ऑफ एटम्स। किसी भी चीज को, चाहे जिंदा इंसान हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या नॉन लिविंग मटेरियल्स हो, आपके टेबल चेयर हो, बेड हो, कुछ भी हो, किसी भी चीज को जब आप देखेंगे कि किसका वो बना है, तो अल्टीमेट पार्टिकल, जो फंडामेंटल पार्टिकल होता है पूरे यूनिवर्स का, पूरी दुनिया की चीजों का, वो एटम होता है। एटम जो वर्ड है, वो वर्ड बना है टोमियो से। टोमियो का मतलब होता है डिविजिबल। ये लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है इंग्लिश में डिविजिबल। तो जब टोमियो का मीनिंग डिविजिबल है, तो ऑब्वियसली एटम का मीनिंग क्या होगा? इनडिविजिबल। जॉन डाल्टन के टाइम में एटम को और ज्यादा छोटा नहीं तोड़ा जा सकता था, और ज्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता था, इसलिए जॉन डाल्टन ने उसको इनडिविजिबल बोला था। तो जॉन डाल्टन आप जानते हैं कि कलर ब्लाइंड थे। उनकी आंखों में ग्रीन कलर के को देखने के लिए जो कोन्स होते हैं हमारी आंखों में, वो कोन्स नहीं थे, तो इसलिए ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस को हम लोग डाल्टोनिज्म बोलते हैं। तो चलिए क्या है, तो बहुत ही बेसिक चीज है, केमिस्ट्री की स्टार्टिंग चीज है। देखिए, अगर हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर अच्छा होगा, केमिकल बॉन्डिंग अच्छा होगा, पीरियडिक क्लासिफिकेशन अच्छा होगा, नॉमेनक्लेचर अच्छा होगा, स्टोइकियोमेट्री अच्छा होगा, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर, IUPAC नॉमेनक्लेचर अच्छा होगा, तो ऑलमोस्ट हमारी केमिस्ट्री फिनिश। यही 4, 5, 6 चैप्टर्स हैं जो बड़े क्रूशियल रोल प्ले करेंगे हर एग्जाम में, चाहे वो आपका 11th हो, 12th हो, या IIT JEE हो, नीट हो, या कोई सा भी दूसरा एग्जाम हो, कोई सा भी आपका बोर्ड हो। तो हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपने पहले पढ़ा है छोटी क्लासेस में 9th 10th में कि ये एटम हो गया, ये एक एटम है, और उस एटम के अंदर सेंटर में जो पार्ट होता है, वो पार्ट न्यूक्लियस कहलाता है। और ये न्यूक्लियस के बाहर जो पार्ट है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जो है, ये किसका बना होता है? शेल्स का बना होता है। एक शेल भी हो सकता है, 2 शेल भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। मैक्सिमली कितने शेल्स होते हैं? 7 शेल्स होते हैं। आज की डेट में हमारे पास कोई भी ऐसा एटम नहीं है जिससे ग्राउंड स्टेट में 7 से ज्यादा शेल्स हो। कल हो सकता है 200 300 एलिमेंट्स हो जाए, 500 एलिमेंट्स हो जाए, तो फिर वैसे ही नंबर ऑफ शेल्स बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अभी तक जितने एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हैं, उनमें से किसी भी एलिमेंट के पास 7 शेल से ज्यादा शेल ग्राउंड स्टेट में नहीं होता है। एक्साइटेड स्टेट में तो कितना भी हो सकता है। ग्राउंड स्टेट मतलब उसकी नेचुरल स्टेट, ग्राउंड स्टेट मतलब कि जबकि उस एटम की सबसे कम एनर्जी है, उसे आप ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। हम भी हैं जैसे, तो कभी कभी हम लोग बहुत लो फील करते हैं ना, कभी कभी हम लोगों को बहुत लो एनर्जी फील होती है, बड़े डिप्रेस हम रहते हैं, कुछ एक्टिविटी नहीं होती है, तो वो जो सबसे कम एनर्जी वाली स्टेट होती है, उस स्टेट को हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। और कभी कभी हम लोग बड़े जोश में होते हैं, बड़े एक्साइटेड होते हैं, तो उस स्टेट को, जिस स्टेट में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, उस स्टेट को एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं।
तो ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है लोएस्ट एनर्जी एसोसिएटेड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है हाईएस्ट एनर्जी एसोसिएटेड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में किसी भी एटम में कभी भी 7 से ज्यादा शेल नहीं हो सकते, आज तक जितने एलिमेंट्स पता है उन पॉइंट ऑफ व्यू से। इस शेल्स को आप ऑर्बिट भी कहते हैं, इस शेल्स को आप एनर्जी लेवल भी कहते हैं, इस शेल को आप इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी कह सकते हैं। तो देखिए, कोई भी एक जो एटम है वो एक एटम दो चीजों का बना होता है। एक तो हिस्सा है जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं और दूसरा ऑर्बिट। ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का जो डायमीटर है, इस न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी करी थी वो किसने करी थी? रदरफोर्ड ने करी थी। रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में इस न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। इस न्यूक्लियस का जो डायमीटर होता है वो 10⁻⁻15 मीटर ऑर्डर का होता है। 10⁻⁻15 मीटर ऑर्डर से मतलब क्या निकला? अब देखिए 100 एलिमेंट्स हैं, 100 एटम्स हैं, 120 एटम्स हैं, whatever number of atoms are there, all atoms won't be having same nucleus, or you can say same size of nucleus. Every atom will be having different size, and the size of its nucleus will also be different. So that will be somewhere around, approximately, that you can say will be 10⁻⁻15 मीटर ऑर्डर। तो हर एक एटम का जो न्यूक्लियस है वो एक बराबर साइज का तो होगा नहीं, हर एक का साइज अलग अलग होगा। तो इसलिए आपने लिखा 10⁻15 मीटर ऑर्डर। जो एटम का साइज है वो एटम का साइज कितना होता है, डायमीटर कितना होता है? 10⁻10 मीटर ऑर्डर। अब देखिए, एक क्वेश्चन आया था, भाई ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि आपके पापा आपसे एज में बड़े होंगे। सपोज करिए आपके पापा की एज 50 इयर्स है और आपकी एज 15 इयर्स है। आपके पापा की उम्र 50 साल है और आपकी उम्र 15 साल है। तो नॉर्मल सी बात है, अगर आपका 11th क्लास का एग्जाम होगा, 12th क्लास का एग्जाम होगा, तो कैसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आपके पापा आपसे कितने बड़े हैं? तो आप क्या कहोगे? आपके पापा आपसे 35 इयर्स बड़े हैं। आपके पापा कभी आपसे छोटे नहीं हो सकते या आप अपने पापा से बड़े नहीं हो सकते। ये तो आपका बोर्ड एग्जाम हुआ है, स्कूल एग्जाम हुआ। लेकिन एंट्रेंस में क्या कहेंगे वो? एंट्रेंस में ये कहेंगे आपसे कि आप अपने पापा से कितने बड़े हो। तो आप अपने पापा से -35 इयर्स बड़े हो। ये 11th में, 12th में, ये सीबीएसई में या बोर्ड एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, लेकिन एंट्रेंस में हमको इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस। प्रैक्टिकली कभी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपके पापा आपसे बड़े, छोटे हो, आप उनसे बड़े हो, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। तो देखिए, अगर वो कहेंगे कि एटम न्यूक्लियस से कितना बड़ा है, तो एटम न्यूक्लियस से, एटम जो है न्यूक्लियस से 10⁵ टाइम्स बड़ा है साइज में, डायमीटर में। लेकिन वो आपसे पूछे कि न्यूक्लियस कितना बड़ा है एटम से, तो आप क्या कहोगे? 10⁻⁻5 टाइम्स। इसमें वो कैसा आपको ऑप्शन देंगे? एटम न्यूक्लियस से बड़ा है 5 टाइम्स, -5 टाइम्स, 10⁻⁻5 टाइम्स, 10⁵ टाइम्स। तो जो एटम है न्यूक्लियस से वो 10⁵ टाइम्स बड़ा है, और जो न्यूक्लियस है वो एटम से कितना बड़ा है? 10⁻⁻5 टाइम्स बड़ा है। ऑप्शंस क्या आएंगे? 5, -5, 10⁵5। तो न्यूक्लियस इज ऑलवेज 10⁻⁻5 टाइम्स बिगर देन द एटम। सो पहला क्वेश्चन ये आया हुआ, ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन। चलिए फिर से एक बार देखते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो हमेशा एटम से 10⁻⁵ टाइम्स बड़ा होता है, और न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी करी थी वो रदरफोर्ड ने करी थी। न्यूक्लियस का जो डायमीटर होता है वो 10⁻⁻15 मीटर ऑर्डर होता है। एटम का जो डायमीटर है वो 10⁻⁻10 मीटर ऑर्डर है। जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स।
होते तो और भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बट जो मेन पार्टिकल्स हैं अभी अपन जिनके बारे में बात कर रहे हैं, आगे अपन और दूसरे पार्टिकल्स के बारे में भी बात करेंगे। तो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल न्यूट्रॉन होते हैं। तो देखिए, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल न्यूट्रॉन है। तो जो न्यूक्लियस का चार्ज आया, जीरो और प्लस मिला के क्या चार्ज आया? पॉजिटिव। तो न्यूक्लियस हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। न्यूक्लियस का मतलब ही पॉजिटिव चार्ज होता है। आगे आप जो केमिस्ट्री में टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें जहां जहां न्यूक्लियो या न्यूक्लियस आएगा तो उसका मतलब पॉजिटिव ही होता है। तो अब ये सवाल उठता है कि आपने कहा कि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल चार्जलेस न्यूट्रॉन होते हैं। तो वो आपसे पूछेंगे कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल क्यों है? तो भाई आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल इसलिए है क्योंकि चार्जलेस है। न्यूट्रल का मतलब तो चार्जलेस ही हुआ ना, वो दोनों एक ही चीजें हो गई। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल क्यों होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल इसलिए होता है क्योंकि एक न्यूट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के मिलने से बनता है। तो एक प्लस और एक माइनस का मतलब क्या निकला? जीरो। तो इसलिए न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। जो शेल्स होते हैं, जो ऑर्बिट होता है, जो न्यूक्लियस के बाहर का हिस्सा होता है, यहाँ तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हो गए। न्यूक्लियस के बाहर का जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है, जो शेल्स होते हैं, जो ऑर्बिट्स हैं या एनर्जी लेवल है या इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो किसका बना होता है? नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का। तो किसी भी एक एटम के अंदर तीन पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इन तीन पार्टिकल्स के मिलने से एक एटम बनता है। इसलिए इन तीन पार्टिकल्स को हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। इन तीन पार्टिकल्स को हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। किसी भी एक एटम में सिर्फ ये तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं होते हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। पॉजिट्रॉन होता है। पॉजिट्रॉन जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड है, वैसे ही पॉजिट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, वैसे ही नेगेटिवली चार्ज जो प्रोटॉन होते हैं उनको एंटी प्रोटॉन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जस्ट अपोजिट पॉजिट्रॉन हो गया, प्रोटॉन का जस्ट अपोजिट एंटी प्रोटॉन हो गया। तो किसी भी एक एटम में ना सिर्फ इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, बल्कि उसके साथ साथ पॉजिट्रॉन भी होते हैं, एंटी प्रोटॉन्स भी होते हैं, न्यूट्रिनो पार्टिकल्स भी होते हैं, मीजॉन्स भी होते हैं, पाइऑन्स भी होते हैं, केऑन्स भी होते हैं। इस तरह से करके टोटल किसी भी एक एटम के अंदर अप्रोक्सीमेटली 35 पार्टिकल्स होते हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा है या हम आगे भी क्या देखेंगे कि किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीन पार्टिकल्स होते हैं। नहीं, किसी भी एटम के अंदर 35 पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये तीन है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इन तीन पार्टिकल्स को, इलेक्ट्रॉन्स को, प्रोटॉन्स को, न्यूट्रॉन्स को फंडामेंटल पार्टिकल्स कहा जाता है। इन तीन इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। इन तीन को फंडामेंटल पार्टिकल्स क्यों कहते हैं? इन तीन को फंडामेंटल पार्टिकल्स इसलिए कहते हैं कि ये तीनों सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। ये तीनों सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। यानी बाकी जितने पार्टिकल्स हैं, पॉजिट्रॉन है, पाइऑन्स हैं, केऑन्स हैं, न्यूट्रिनो है, ये सारे जो एंटी प्रोटॉन है, पॉजिट्रॉन है, ये सारे जितने पार्टिकल्स हैं, ये सारे पार्टिकल्स बहुत थोड़े टाइम के लिए जिंदा रहते हैं, फिर किसी और दूसरे ज्यादा स्टेबल पार्टिकल में रिलेटिवली चेंज हो जाते हैं। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल और सबसे ज्यादा स्टेबल पार्टिकल्स होते हैं। इसलिए इन तीन को हम फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। आपसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल क्यों होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज जीरो क्यों होता है? क्योंकि एक जो न्यूट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के मिलने से बनता है।
अब अगर आप तीनों का, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, तीनों का वेट देखें तो ऑब्वियसली इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मिलने से न्यूट्रॉन बनेगा, तो ऑब्वियसली न्यूट्रॉन सबसे ज्यादा हैवी होगा। तो इन तीनों में जो हैवी मोस्ट पार्टिकल होता है वो न्यूट्रॉन होता है, और जो लाइट मोस्ट पार्टिकल होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मास होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और जो न्यूट्रॉन होता है वो सबसे ज्यादा भारी होता है, उसका जो मास होता है वो 1.674 इंटू 10⁻27 kg होता है। न्यूट्रॉन का जो मास है वो कितना होता है? 1.674 इंटू 10⁻27 kg, या अगर आप AMU में लेना चाहें तो 1.008 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एटम तो इतना छोटा होता है ना कि उसका मास केजी में या ग्राम में अपन लेंगे तो बहुत बड़ी नंबर, मतलब बहुत छोटी नंबर, पावर माइनस में बहुत बड़ी आएगी ना, तो मतलब वो एक्चुअल में तो छोटी नंबर हुई ना। तो इसलिए हम लोग AMU में लेते हैं, एटम्स के मास को, मॉलिक्यूल के मास को हम लोग एटॉमिक मास यूनिट में लेते हैं। अब प्रोटॉन का जो मास होता है, प्रोटॉन का जो मास है वो 1.672, देखिए ये कितना लिखा था आपने? 4, तो सिर्फ 4 की जगह पे क्या कर दीजिए आप? 2 लिख दीजिए। 1.672 इंटू 10⁻27 kg, या फिर अगर AMU ले तो आपने यहाँ पर 1.008 AMU लिया है ना, ये 1.007 AMU होगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का मास हो गया 9.1 इंटू 10⁻31 kg, या अगर आप हाइड्रोजन से इसके मास को कंपेयर करें तो 1839 टाइम्स छोटा होगा, हल्का होगा वजन में, लाइट इन वेट होगा ये इलेक्ट्रॉन। इस प्रोटॉन का जो मास होता है वो 1.672 × 10⁻27 kg होता है, बट एटम्स जो हैं, मॉलिक्यूल्स जो हैं, इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि उनका मास को ग्राम में या केजी में लेने का कोई सेंस नहीं होता, तो हम लोग उसके मास को AMU में लेते हैं। एक्चुअल में ये जो मास होता है, जैसे आप सोडियम का लिखते हो ना, ये 23 मास है सोडियम का, तो अब ये 23 ग्राम थोड़ी होता है, ये मैं मोल कंसेप्ट में आपको बताऊंगा कि ग्राम में और AMU में फर्क क्या है। तो एटम जो है ना इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि आपके पास कोई ऐसी मशीन ही नहीं है जिससे कि उनके वेट को मापा जा सके। You can't measure their weight. So small, so tiny atoms are. तो फिर हाइपोथेटिकली हम कर लेते हैं, तो ये एक्चुअली में मास नहीं है, ये रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, जिसके बारे में आगे अपन मोल कंसेप्ट में पढ़ेंगे। तो इसलिए जब एटम के ही मास को हम केजी या ग्राम में नहीं लेते हैं, तो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, तो उनके मास को हम कैसे केजी में या ग्राम में ले सकते हैं? तो उन सभी के मासेस को हम लोग जनरली AMU में लेते हैं, जो कि ज्यादा अप्रोप्रिएट यूनिट है। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आप जानते हैं कि डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन्स की किसने करी? सर J.J. थॉमसन ने। हु डिस्कवर इलेक्ट्रॉन? सर J.J. थॉमसन। कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में सर J.J. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी। जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी? गोल्डस्टीन ने। Who discovered proton? Goldstein. And what about neutron? James Chadwick. James Chadwick discovered this neutron. तो इनकी डिस्कवरी हुई, इनका मास हुआ, इस तरह से वो क्वेश्चन हमसे इनके मास से रिलेटेड और ना भी पूछे तो ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मास है, ये सब न्यूमेरिकल्स में आपको हो सकता है वो दें और हो सकता है ना दें, तो इसलिए आपको ये सब चीजें याद रहनी चाहिए। तो किसी भी एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स मैक्सिमली हो सकते हैं। देखिए एक IIT में क्वेश्चन आया था कि आपके पास 100 एलिमेंट्स है, 120 एलिमेंट्स है, लेकिन एक एलिमेंट ऐसा भी है जिसके पास 0 न्यूट्रॉन होता है।
उसके पास न्यूट्रॉन होता ही नहीं, उससे न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और न्यूक्लियस से बाहर एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो एलिमेंट कौन सा है? क्या आईडी में आया? तो एलिमेंट हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होते हैं, उसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता। तो हाइड्रोजन के अलावा जितने एलिमेंट्स होते हैं बाकी सारे, उन सभी में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एज अ फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। Why these three are called fundamental particles? Because these three are the most stable particles. That's why they play most important role in an atom. Rest are not so stable. Antiproton या positron या mesons या neutrino या pions, kaons, ये सारे particles और जो दूसरे हैं अराउंड, जैसे मैंने कहा किसी भी एक एटम में 35 पार्टिकल्स होते हैं। तो बाकी इन तीन के अलावा जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो अनस्टेबल होते हैं, इसलिए हम उनको फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं कहते। तो इस तरह से किसी भी एक एटम में न्यूक्लियस के बाहर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दो फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। शेल्स के बारे में जो मेनली स्टडी किया वो नील बोर ने किया। शेल्स के बारे में यानी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के बारे में जो मेनली स्टडी किया वो किसने किया? नील बोर ने किया। न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी करी वो रदरफोर्ड ने करी, और एटम के लिए जो फर्स्ट पोस्टुलेट दिया, जो थ्योरी दिया, वो किसने दिया? डाल्टन ने दिया, जॉन डाल्टन ने, जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसको आगे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही पढ़ेंगे। जॉन डाल्टन के बारे में जैसे मैंने बताया कि वो ग्रीन कलर को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते थे, तो उस ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस को, आपकी आंखों में दो चीजें होती हैं ना, रॉड्स और कोन्स, तो जो रॉड्स होती हैं आंखों में, आईज में आपके, उनसे ये पता चलता है कि डे है कि नाइट है। और आप जो कलर डिस्टिंग्विश करते हैं ना कि रेड कलर है, ग्रीन कलर है, ब्लू कलर है, कौन सा कलर है, वो किससे आप डिस्टिंग्विश करते हैं? वो आपकी आंखों में जो कोन्स होती हैं ना, उनसे। तो आपकी आंखों में दो चीजें होती हैं, रॉड्स एंड कोन्स। रॉड से डे नाइट डिस्टिंग्विश होता है और कोन से कलर डिस्टिंग्विश होता है। जो चिक होता है ना, जो मुर्गा मुर्गी होते हैं, उन लोगों में कोन्स नहीं होते, तो वो लोग कलर नहीं देख सकते, सिर्फ वो लोग डार्क एंड लाइट देखते हैं कि दिन है या रात है, वो लोग कलर डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो ये इस तरह से एटम की बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर हुई। आगे हम लोग चलते हैं कि अब आपने न्यूक्लियस के बारे में जितनी चीजें पढ़नी थी पढ़ लिया। न्यूक्लियस के बारे में हम लोग और कुछ नहीं पढ़ेंगे अपनी पूरी केमिस्ट्री में। इसके अलावा न्यूक्लियस के बारे में हमारी केमिस्ट्री में स्टडी और कुछ भी नहीं है। न्यूक्लियस के बारे में जितना था वो सब खत्म हो गया। जो दो तीन चीजें मैंने बताई, डिस्कवर किसने किया, चार्ज क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, डायमीटर क्या होता है न्यूक्लियस का, ये चीजें आप याद रखें। ये चीजें 4-5 पॉइंट्स जो एटम के बारे में बात हुई, इनको ध्यान रखें, ये हमारे काम आ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब न्यूक्लियस तो जो पार्ट था आपका जितना था वो खत्म हो गया। न्यूक्लियस के बारे में इतनी ही बातें करनी थी हमको, वो खत्म हो गया। अब आगे हम चलते हैं एटम के इस न्यूक्लियस के अलावा जो दूसरा हिस्सा था, शेल्स के बारे में। देखिए बहुत ध्यान से करिए, 5-10 मिनट में, 15 मिनट में आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख सकने लायक पोजीशन में होगी और याद रखने की जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा मेमोरी की जरूरत सब लोग बोलते हैं होती है, बट आप देखिएगा कि हम विदाउट हैविंग सफिशिएंट मेमोरी, देन ऑल्सो अगर आपकी हार्ड डिस्क अच्छी नहीं है, देन ऑल्सो यू कैन हैंडल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इतना इजी है, याद रखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी 80-70%। बस थोड़ा सी बेसिक चीजें आनी चाहिए। उन बेसिक में से सबसे इंपॉर्टेंट ये जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये होगा। इसी पॉइंट को मैंने क्यों लिया? क्योंकि इसके थ्रू मैं आपसे अच्छे से इंटरेक्ट कर पाऊंगा, आपको केमिस्ट्री से जोड़ पाऊंगा। ये बड़ी बेसिक चीज है, बिना इसके आए केमिस्ट्री हमें आ ही नहीं सकता। तो किसी भी एक एटम में, जैसा मैंने पहले कहा आपसे, न्यूक्लियस होते हैं और शेल्स होते हैं। तो न्यूक्लियस ही हो गया, जितना पढ़ना था पढ़ लिए। अब शेल जो है, जैसे अपन ने बात करी
किसी भी एक एटम में ज्यादा से ज्यादा किसी भी एक एटम में ज्यादा से ज्यादा कितने शेल्स हो सकते हैं? 7 शेल्स हो सकते हैं। जैसे सन के चारों तरफ प्लैनेट्स घूमते हैं ना, वैसे ही न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं एक एटम में। जैसे सन और फर्स्ट प्लैनेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होता है, उससे ज्यादा डिस्टेंस कब रहेगा? फर्स्ट प्लैनेट और सेकंड प्लैनेट के बीच में। तो जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से सेंटर से दूर होते जाएंगे, ये जो डिफरेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है ना कॉन्जिक्यूटिव, ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा और एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। डिस्टेंस बढ़ता जाएगा और एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। इस सेवन शेल की एनर्जी वो अपन आगे देखेंगे, आगे अपन बात करेंगे उस बारे में कि कैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी। ठीक है, कैसे कह सकते हैं आप, तो वो अपन आगे देखेंगे। तो किसी भी एक एटम में ज्यादा से ज्यादा 7 शेल्स होते हैं। अब जैसे आप देखिए मैंने क्या कहा, इसका मीनिंग क्या निकला कि कोई भी एटम ऐसा आज नोन नहीं है जिसके पास 8 शेल हो, 9 शेल हो। ज्यादा से ज्यादा जो किसी भी एक एटम में शेल हो सकते हैं वो 7 हो सकता है। कोई एक ऐसा एलिमेंट हो, एटम हो, जिसमें 5 शेल्स हो, किसी में 3 शेल हो, किसी में 2 हो, किसी में 1 हो, लेकिन कोई भी ऐसा एटम नहीं हो सकता जिसके पास 7 से ज्यादा शेल हो। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही शेल होता है। लिथियम है, उसके पास सिर्फ 2 ही शेल होते हैं। सोडियम है, उसके पास 3 ही शेल होते हैं। उसके पास 4th 5th 6th 7th शेल ग्राउंड स्टेट में नहीं हो सकता। एक्साइटेड स्टेट में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स हो सकते हैं, बट ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही शेल रहेगा। एक्साइटेड स्टेट में 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो अपन नॉर्मली जब भी बात करेंगे तो किस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे? वी विल ऑलवेज बी टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड स्टेट ओनली। If it is an excited state, then obviously they will be specifying that. So need not to bother. तो किसी भी एक एटम में ज्यादा से ज्यादा 7 शेल्स होते हैं। अब जैसे देखिए आपका घर है, आपका घर किसका बना है? आपका घर जो है, अब कोई आपसे पूछे कि आपका घर किससे बना है, तो आप क्या कहेंगे कि आपका घर बना है ब्रिक से, सैंड से, सीमेंट से, है ना? यही कहेंगे आप? नहीं, गलत कह रहे हैं आप। आपका घर ब्रिक से, सैंड से, सीमेंट से नहीं बना है। आपका घर किससे बना है? रूम्स से, है ना? वॉशरूम है, बेडरूम है, डाइनिंग रूम है, ड्राइंग रूम है, लिविंग रूम है, स्टोर रूम है। तो आपका घर किसका बना है? रूम्स का बना है। रूम्स किसके बने होते हैं? रूम्स बने होते हैं वॉल्स के, है ना? 4 वॉल्स होती हैं, सीलिंग होता है, बेस होता है, फ्लोर होता है। तो आपका घर बना है रूम से। बहुत ध्यान से देखिए, मैं बातें नहीं कर रहा हूं, बहुत ध्यान से करिए। ये हमको केमिस्ट्री के बहुत हायर लेवल पे ये सब चीजें इस मेथड से करने से लेके जाएंगे। बहुत जो मुश्किल चीजें हैं आप बहुत इजीली हैंडल कर पाएंगे। देखिए मैंने क्या आपको कोई नई चीज बताई? कुछ भी नहीं नया नहीं बताया, लेकिन आप बोल नहीं पाए। तो इसलिए मेरी मेथड फॉलो करिए ताकि मैं आपको एक्टिवेट कर पाऊं और आप वो सारे आंसर्स दे सकें जो आप बोल नहीं पा रहे हैं लेकिन है आपके अंदर। तो देखिए कुछ भी मैंने नया नहीं बताया, लेकिन आपको बस एक मेथड थी कि ऐसे सोचिए। अब जो वॉल्स बने होते हैं वो बने होते हैं ब्रिक के, सैंड के और सीमेंट के। तो आप तो ये आंसर दे रहे थे, है ना? आप तो यहां से ये आंसर दे रहे थे। नहीं, डायरेक्ट मत करिए, स्टेप्स में करिए। तो देखिए जैसे आपका घर बना है रूम्स का, रूम्स आर मेड ऑफ वॉल्स, वॉल्स आर मेड ऑफ सैंड, सीमेंट एंड ब्रिक्स। लाइक दैट shells are made of subshells. Subshells are made of subshells, जिन्हें आप ऑर्बिटल्स बोलते हैं। यहां क्या लिखा था आपने पहले? ऑर्बिट। यहां शेल्स में आपने क्या लिखा था पहले? ऑर्बिट। और ये क्या लिख रहे हैं? ऑर्बिटल। तो देखिए आपकी कॉलोनी में और आपके रोड में क्या फर्क है? आपकी कॉलोनी वो हिस्सा है, that part of the city where the probability of finding people is maximum.
भाई आपकी कॉलोनी, आपका रेसिडेंशियल एरिया वो एरिया है जहां पर के लोगों के होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। कॉलोनी, दो कॉलोनी के बीच में जो गैप होता है, या दो गांवों के बीच में जो जगह होती है, या दो शहरों के बीच में खाली जगह होती है, वहां पर लोग थोड़ी रहते हैं। तो जहां लोग रहते हैं उसे कॉलोनी बोलते हैं, उसे गांव बोलते हैं, उसे शहर बोलते हैं। तो जो ऑर्बिट है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ वो रोड है जिसपे इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। कॉलोनी भाई वो हिस्सा है जहां पर के लोग रहते हैं, और रोड वो हिस्सा है जहां लोग चलते हैं। तो रोड हमेशा वन डायमेंशनल होता है और कॉलोनी हमेशा थ्री डायमेंशनल होती है। ध्यान रखिएगा कि जो ऑर्बिट है अराउंड द न्यूक्लियस, सर्कुलर पाथ ऑन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स। अभी मैं सर्कुलर पाथ बोल रहा हूं, आगे जब हम लोग चलेंगे तो हम लोग इसको इलिप्टिकल बोलेंगे। तो धीरे धीरे आगे जाते जाएंगे, अभी तो अपन पुरानी बातों के हिसाब से कर रहे हैं। तो जो ऑर्बिट है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ वो सर्कुलर पाथ होता है ऑन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स। और जो ऑर्बिटल होता है वो थ्री डायमेंशनल रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। Orbital is the three-dimensional region around the nucleus where the probability of finding of electron is maximum. जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस है। चलिए, आपने कहा कि शेल्स किसका बना है? सब शेल्स का। सब शेल्स किसके बने होते हैं? सब शेल्स या ऑर्बिटल्स के। और वो सब शेल्स या ऑर्बिटल्स किसके बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। अपन क्या कहते हैं कि शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखिए, इसलिए मैंने आपको दिया। और ये चीज मालूम है कहाँ काम आएगी? एक बहुत मुश्किल टॉपिक है इस चैप्टर का, क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स में पढ़ेंगे। अगर आप जानते हो तो ये रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। तो इसलिए जिस मेथड से मैं कह रहा हूं उसी तरह से करिए, आगे हम बहुत मुश्किल चीजें बहुत आसानी से हैंडल कर लेंगे। चलिए, तो आपने क्या कहा कि शेल्स किसके बने हैं? सब शेल्स के। सब शेल्स किसके बने होते हैं? सब शेल्स के या ऑर्बिटल्स के। और वो सब शेल्स या ऑर्बिटल्स किसके बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स के बने होते हैं। किसी भी एक एटम में, जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ज्यादा से ज्यादा कितने ऑर्बिट्स हो सकते हैं? 7। देयर इज नो एटम which is having more than 7 shells there in its ground state till today. Then shells, as we have said, are made of subshells. So how many subshells in a shell can be there? Maximally 4 subshells can be there. अब मैंने कहा ना, जैसे कि आपके घर में भाई बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, वॉशरूम है, ये तो मिनिमम है। लेकिन कई बार हम लोग सिर्फ एक ही रूम के घर में भी रहते हैं, तो फिर वहां तो ये 4-5 तरह के रूम्स नहीं हो सकते। जो वेल टू डू फैमिलीज से हैं, दे आर हैविंग लिविंग रूम ऑल्सो अदर देन बेडरूम, वॉशरूम, ड्राइंग रूम। They can have a storeroom too. But the maximum number of subshells there in a shell is 4. है ना? 4 से ज्यादा टाइप के। अब हो सकता है बेडरूम आपके 10 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, 1 हो, कितना भी हो। पर जो टाइप है यहाँ पर शेल्स के अंदर कितने सबशेल्स हो सकते हैं? सिर्फ मैक्सिमली 4 टाइप के सबशेल्स हो सकते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? एस सबशेल, पी सबशेल, बी सबशेल, एफ सबशेल। स्मॉल लेटर लिखिएगा, कभी भी कैपिटल लेटर मत लिखिएगा एसपीडीएफ के। ये सब स्टैंडर्ड है। हाँ, ये सब स्टैंडर्ड साइंटिफिक है। तो आप जो साइंटिफिक नोटेशंस है ना, उन्हें चेंज नहीं कर सकते। तो ये सारे जो, अगर इवन बुक्स में भी लिखा है कैपिटल डी, कैपिटल एफ, तो दैट इज रॉन्ग। इट विल ऑलवेज बी, एसपीडीएफ विल ऑलवेज बी इन स्मॉल लेटर्स। एस का मतलब जानते हैं क्या होता है? एस का मतलब होता है शार्प। S stands for sharp. P stands for principal. D stands for diffused. D stands for diffused. F stands for fundamental.
तो जो S है, S से मतलब है शार्प, P से मतलब है प्रिंसिपल, D से मतलब होता है डिफ्यूज, F से मतलब होता है फंडामेंटल। तो शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड, फंडामेंटल। जो S है ये तो इंग्लिश में आप लेते हैं SPDF, एक्चुअल में जो लिया गया है लैटिन में दैट इज सिग्मा। सिग्मा मींस S, पाई मींस P, डेल्टा मींस B एंड पाई मींस F। तो सिग्मा, पाई, डेल्टा, पाई, SPDF, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड, फंडामेंटल। ये चार तरह के सब शेल किसी भी एक शेल में हो सकते हैं, लेकिन जो पहला शेल होता है ना, जो फर्स्ट शेल होता है, इन दैट फर्स्ट शेल ओनली S सब शेल कैन बी देयर। इन फर्स्ट शेल PDF subshells can't be there. In second shell, S and P both can be there, but never D and F. अच्छा, आप ये नहीं कह सकते कि इस रूम में, इस क्लास में 5 बच्चे बैठ सकते हैं, 1 नहीं बैठ सकता। ऐसे कैसे पॉसिबल है भाई? 1 बैठ सकता होगा, 2 बैठ सकते होंगे, 3 बैठ सकते होंगे, 4 बैठ सकते होंगे, तभी तो 5 बैठेंगे। तो आपने ये कहा कि इस क्लास में 5 बच्चे बैठ सकते हैं, का मतलब क्या निकला कि छठा नहीं बैठ सकता। तो मैंने ये नहीं कहा कि सेकंड में S और P दोनों होंगे। हो सकता है सेकंड में सिर्फ S सब शेल हो सकता है सिर्फ P सब शेल हो। तो मैंने ये कहा कि S और P दोनों हो सकते हैं सेकंड शेल में मैक्सिमली। इसका मतलब क्या निकला कि D और F कभी नहीं हो सकता। तीसरा जो शेल होता है उसमें S, P, D सब शेल्स मैक्सिमली होते हैं, यानी F सब शेल नहीं होता है। हो सकता है थर्ड शेल में सिर्फ S हो, जैसे सोडियम में होता है, P और D नहीं होते। हो सकता है थर्ड शेल में S और P दोनों हो, जैसे क्लोरीन में होते हैं, S और P दोनों होते हैं। सॉरी, क्लोरीन में S और P दोनों, क्लोरीन में S और P दोनों होते हैं। क्लोरीन में SPD तीनों होते हैं। तो आपने कहा कि थर्ड शेल में मैक्सिमली SPD हो सकते हैं, F नहीं हो सकता। मैंने जैसे एग्जांपल दिया कि फ्लोरीन में सिर्फ S और P होता है। उससे पहले एग्जांपल दिया था कि हाइड्रोजन में सिर्फ S होता है। इस सेकेंड शेल का एग्जांपल कौन सा है? लिथियम। लिथियम में S और P होते हैं, सॉरी सिर्फ S होता है। और जो ऑक्सीजन है उसमें S और P दोनों होते हैं। अब थर्ड शेल आपने कहा कि किसी भी एटम के पास अगर सिर्फ 3 ही शेल्स हैं, तो जो थर्ड शेल है उस थर्ड शेल में सिर्फ SPD ही हो सकता है, कभी F नहीं हो सकता। आप सोडियम देखिए, सोडियम में सिर्फ 3S1 होता है। आप क्लोरीन देखिए, क्लोरीन में S और P दोनों होते हैं, D के साथ साथ। आप क्लोरीन देखिए, क्लोरीन में सिर्फ S और P होता है। तो सोडियम में सिर्फ S रहेगा, क्लोरीन में S और P दोनों रहेंगे, और क्लोरीन में SPD तीनों रहेंगे।